तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और बेल आइकन पर ऑल का निशान जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इसकी परिभाषा देखते हैं हम क्या होती है कि क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। फिर हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के नियम। ठीक है, फैराडे के नियम फटाफट से नोट करिए। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी मैंने बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है जिसे फैराडे ने दिया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये फैराडे क्या कहते हैं? फैराडे के नियम क्या कहता है? फैराडे के दो नियम हैं जिसमें से, ठीक है, जो पहला नियम है उसका पहला प्रयोग क्या है आइए देखते हैं हम। इन्होंने कहा कि प्रथम कुंडली जो है, इन्होंने कहा प्रथम नियम में कि हमने एक कुंडली ली। ठीक है, और कुंडली को एक धारा मापी। यहाँ पे क्या है? धारा मापी। धारा मापी कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये कौन सा धारा मापी है? गैल्वेनोमीटर लिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को से जोड़ते हैं किससे? तार की सहायता से। ये नियम कहता है कि एक कुंडली को, ठीक है, तार की सहायता से धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और उसके समीपस्थ या दूरस्थ, समीप या दूर, कहीं पर एक दंड चुंबक या क्षण चुंबक हम लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं फिर हम देखते हैं क्या होता है कि चुंबक क्या है? चुंबक यहाँ पे क्या है? चुंबक जो है यहाँ पे स्थिर है। ठीक है, यानी कि यदि चुंबक स्थिर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे क्या हुआ, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात क्या है? जैसे विक्षोभ क्या है? विक्षेप क्या है? कुंडली में विक्षेप क्या है? मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कुंडली में, चूंकि कुंडली में क्या है? विक्षेप जो है वो क्या है? शून्य है। समझ में आ रहा है आपको? शून्य है। इस कारण क्या है? जो धारा है वो कितनी है? शून्य है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग का प्रथम नियम है और उसकी पहली स्थिति है। इन्होंने पहली स्थिति में यही किया कि एक कुंडली ली। ठीक है, कुंडली को तार की सहायता से एक किससे? गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से जोड़ दिया और उसकी समीप या दूरस्थ क्या रखा? एक क्षण चुंबक रखा। फिर दोनों में देखते हैं कि क्या होता है। जो क्षण चुंबक है वो अपने स्थान पर स्थिर रखा हुआ है। ठीक है, इससे यह पता चलता है। और साथ ही जो यहाँ पे वो है, ठीक है, धारा मापी, इसमें क्या हो रहा है? कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, इस कारण जो धारा होगी इसमें वो शून्य होगी। ठीक है, फटाफट से नोट करिए इसको।
अब हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के जो प्रथम नियम था, ठीक है, पहला प्रयोग था, उसका हम दूसरा स्थिति देखते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसमें क्या किया हमने, एक कुंडली ली, उसमें क्या किया, तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी जोड़ दिया। ठीक है, अब उसके समीप क्या करते हैं, हम चुंबक रखते हैं। तो चुंबक जो रखते हैं वो चुंबक क्या हुआ, कहाँ पे गतिशील है, बोलिए भाई, कुंडली की ओर गतिशील है, तो क्या है, चुंबक गतिशील है। ठीक है, कुंडली की ओर, ठीक है, कुंडली की ओर गतिशील है। तो इससे क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखिए ये देखिए, ये जो धारामापी में है, ये विक्षेप किधर होता है, जो धारामापी में विक्षेप होता है वो हमारा किधर होता है, दाएं तरफ। ठीक है, कुंडली के दाईं तरफ। ठीक है, दाएं तरफ क्या होता है, विक्षेप होता है। ठीक है, जिस कारण, जिससे क्या होती है, जो हमारी धारा है वो कहाँ बहती है, धारा हमारी जो है वो कहाँ होती है, एंटी क्लॉकवाइज बहती है। ठीक है, कैसी बहती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, धारा कैसी बहती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फटाफट से इसको देखिए। और फिर जैसे ही हम क्या करते हैं, धारा बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, धारा बंद कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कुंडली में विक्षेप शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे हम धारा बंद करेंगे, जैसे ही धारा बंद हो जाएगी तैसे ही कुंडली में विक्षेप शून्य हो जाएगा। ठीक है, और फिर से चुंबक क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक, फटाफट से इसको नोट कीजिए। तो अब हम क्या देखते हैं, तीसरी स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति देखी गई, दूसरी स्थिति देखी गई, और अब हम क्या देखते हैं, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या कह रहे हैं कि जब कोई चुंबक है, क्षण चुंबक, ठीक है, इसको कहाँ, कुंडली से दूर ले जाया जाता, कहाँ, कुंडली से दूर ले जाया जाता है। चुंबक को कुंडली से, हम यहाँ लिख देते हैं, कुंडली से दूर ले जाया जाता है। ठीक है, कुंडली से क्या होता है, दूर ले जाया जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा विक्षेप है, क्या है, जो हमारा विक्षेप है, धारामापी में विक्षेप कहाँ पर प्राप्त होता है, बाईं ओर। कहाँ पर, बाईं ओर जो विक्षेप है प्राप्त होता है। ठीक है, जिस कारण से धारा क्या होती है, धारा क्लॉकवाइज बहती है, जिस कारण से धारा क्या होती है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज बहती है। ठीक है, ठीक, तो तीसरी स्थिति में ये है, इन्होंने कहा है कि यदि क्षण चुंबक को कुंडली से कहाँ दूर ले जाया जाता है, ठीक है, कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होता है, जिससे धारा क्या होती है, वो क्लॉकवाइज बहती है। अर्थात ये पता चलता है कि ये क्या है, दूसरी स्थिति के विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है, इसे भी फटाफट से नोट करिए। समझ में आया, ना समझ में आया हो तो दोबारा आप देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। ठीक है, फटाक से नोट करिए। और अब हम क्या देखेंगे कि जो पहली स्थिति थी, हमारी पहली स्थिति थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, बोलिए, जो धारा थी वो कहाँ थी, शून्य थी। और दूसरी स्थिति में हमारी क्या थी, जो धारा थी वो किधर थी, बताइए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, और तीसरे में जो धारा थी वो क्या थी हमारी, बोलिए, क्लॉकवाइज थी। ठीक है, क्या थी, क्लॉकवाइज थी। तो इससे क्या पता चलता है, अतः हम लोग क्या लिखेंगे, इससे यह निष्कर्ष निकलता है
कि कुंडली के सापेक्षिक गति के कारण, ठीक है, क्या होता है, बोलिए, गति के कारण भी बता था ना, धारा, याद देखो धारा हुई, यहाँ पे धारा 0, यहाँ पे धारा बह रही है, यहाँ पे धारा बह रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज बह रही है, तो क्या कह रहा है, गति के कारण धारा, ठीक है, प्रवाहित, या ऐसे कहेंगे उत्पन्न होती है, ठीक है, धारा क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, बोलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पहले क्या कहा, जो फैराडे का प्रथम नियम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, इन्होंने पहले नियम में पहली स्थिति इनकी थी कि यदि जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी कुंडली को तार की सहायता से धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और उसके समीपस्थ या दूरस्थ कहीं पर एक क्षण चुंबक रखते हैं, तो क्या होता है, यदि चुंबक को हम स्थिर रखें, ठीक है, यदि हम चुंबक को क्या रखें, स्थिर रखें, तो जो कुंडली में जो होगा, या हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा, विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात धारा भी शून्य होगी। और दूसरी स्थिति में है कि यदि हम क्षण चुंबक को, कहाँ पर, क्षण चुंबक को कुंडली के समीप लाते हैं, तो जो क्या है, धारा मापी का विक्षेप है वो किधर होगा, दाईं तरफ होगा, ठीक है, जिससे धारा कहाँ पर बहेगी, बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज, किधर, एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, ठीक है। और यदि तीसरा स्थिति है कि जब हम उसे किसे क्षण चुंबक को दूर ले जाते हैं, तो क्षण चुंबक को दूर ले जाते ही क्या होगा कि जो धारा मापी में विक्षेप होगा वो कहाँ पर होगा, बाईं ओर होगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत होता है तो बाईं ओर होगा, तो धारा कैसे बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। और ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुंडली के सापेक्षिक गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, गति के कारण धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया, फटाफट से नोट कीजिए। हाँ, कमेंट में आप थम्स अप जरूर करिएगा, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो हम देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किसने किया था, बताइए, बोलिए, फैराडे ने, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग नंबर 2। तो ठीक है, इसमें हमने प्रयोग 1 पढ़ लिया है, ठीक है, उसमें 3 स्थितियाँ थी। अब प्रयोग 2 पढ़ रहे हैं, इसमें केवल एक ही स्थिति है, ठीक है। स्थिति क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, कुंजी को दबाते हैं, कहाँ पर, जैसे हम कुंजी को दबाते हैं, ठीक है, तो कुंजी को दबाते ही क्या होती है, जो हमारी कुंडली में धारा होती है, कुंडली में धारा यानी केवल में जो धारा होती है, क्या आई, वो कहाँ थी, शून्य से मैक्सिमम पहुंच जाती है, यानी अधिकतम हो जाती है। कुंडली में शून्य से कहाँ जाती है, अधिकतम, तुरंत ही, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर अधिकतम होती है तो क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या होता है, केवल में जो होता है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिस कारण दूसरी कुंडली में K2 में क्या होता है, K2 में विक्षेप होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, विक्षेप होता है, जिस कारण क्या होती है, दूसरी कुंडली में जो K2 में क्या होती है, प्रेरित धारा
उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ठीक, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बोलिए। अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही घटना जो क्या जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, समझ में आया बात? तो आप फटाक से लिख लीजिए। वैसे ये रिवीजन के लिए है, मैं इतनी परिभाषा लंबी चौड़ी नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। परिभाषा ऐसे ही बनाना, क्या करना है परिभाषा बनाने के लिए, कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही कुंडली 1 में हम क्या करते हैं, कुंजी को दबाते हैं, तुरंत ही धारा शून्य से बढ़कर क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। जिस कारण जो यहाँ पे प्रेरित धारा होती है वो उत्पन्न हो जाती है उसी क्षण उसकी समीपस्थ रखी कुंडली में। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर कुंडली में क्या होती है, विक्षेप होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया? फटक से नोट कीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लेमिंग के भाई दक्षिण यानी दाएं हाथ। ठीक है, किसके, दक्षिण यानी दाएं हाथ। आप समझ रहे हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, बाएं हाथ का नियम हमने कितने पढ़ा था, बोलिए, अगले चैप्टर में। और इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी दाएं हाथ का नियम। तो एक है, इस नियम के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ, इस नियम के अनुसार कहते हैं कि यदि अपने दाएं हाथ को, दाएं हाथ की अंगूठे, दाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को, अंगूठे और ये वाली और उसके अंगूठे के नीचे वाली और उसके नीचे वाली बीच वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों। तो जो अंगूठा होगा वो क्या होगा, चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो क्या होगी सेकंड वाली यानी कि अंगूठा के नीचे वाली, देखिए ना, अंगूठा के नीचे वाली, अंगूठा के नीचे वाली यानी ये वाली, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और जो ये सबसे नीचे वाली होगी, ये किसको, बोलिए, वे क्या ज्ञात करने के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण धारा, प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दाएं हाथ को परिभाषा कैसे लिखेंगे आपको, कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, क्या कहेंगे कि यदि अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, कौन, अंगूठा, अंगूठे के नीचे वाली और बीच वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों, और तब क्या होगा, जो अंगूठा होगा वो चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और जो क्या होगा, उस अंगूठे के नीचे वाली उंगली होगी, ठीक है, वो किसको, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, और जो उसके बीच वाली उंगली होगी यानी उसके नीचे वाली, सबसे बीच वाली, वो क्या करेगी, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आप मेरे साथ करके देखिए, चालक की दिशा, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या हो गई, प्रेरित धारा की दिशा, दाएं हाथ। ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए आप फटाक से। हाँ, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ खास नहीं बना पाया, लेकिन हाँ पेपर में आपको बनाना पड़ सकता है और इस नियम को लिखना पड़ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत जनित तथा डायनमो। डायनमो क्या होता है, ठीक है, या कितने प्रकार का होता है और इसका क्या कार्य है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, कुछ छूटेगा नहीं, परेशान मत होइए, एनसीईआरटी बुरा है। ठीक, तो यहाँ पे होता है जो विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र क्या है, यह क्या करता है, पहली नंबर तो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, जैसे ही डायनमो शब्द आपने सुना, डायनमो आपने कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, तो डायनमो क्या करता है, क्या विद्युत जनित्र अथवा डायनमो क्या करता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, यांत्रिक
ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो आपको लिखना आएगा जो लिखने के बारे में, तो आप इसी पॉइंट को पॉइंट पे नहीं, आप सीधे एक लाइन में लिखते चले जाएंगे, ऐसे मेरे ऐसे पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं पॉइंट बना रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होता है, यह क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। क्या होता है, आधारित होता है। मैंने इसके बारे में दो बातें बताई। एक बताई यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दूसरा बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है, यह आधारित होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या करती है, डायनमो को, ठीक है, क्या करती है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है या इस ऊर्जा का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, इसको घूर्णी गति प्रदान करने में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्या, आर्मेचर को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, विद्युत जनित्र, ठीक है। ये हमने देख लिया। ये कितने प्रकार का होता है विद्युत जनित्र, ये 2 प्रकार का होता है। अगर हम प्रकार इसका देखें तो कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर क्या होता है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा, ये पहला हो गया हमारा, दूसरा जो होता है, ठीक है, कितना होता है, कौन सा, दिष्ट, एक सेकंड की, दूसरा क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र। ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा दिन, ठीक है, जनित्र, और एक दिष्ट धारा जनित्र। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपके पेपर में कोई ना कोई आ सकता है, ठीक है, दोनों में से एक न एक आ सकता है, ये तो संभावना है, ठीक। तो आप एक काम कीजिएगा कि इसको दोनों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस 3-4 बार आप डायग्राम बनाएंगे और उसको पूरी पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। उसके बाद आएगा, आप इसको फटाफट से नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र के बारे में डिटेल से जानकारी, नोट कीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। पहला चीज है क्या, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये किस पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और दूसरा नंबर, इसमें क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं, तो हम कहेंगे जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तुरंत ही क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जैसे ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और यदि क्या हुआ, परिपथ बंद है, तो क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगेगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी धारा को क्या कहते हैं हम, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे माना हमने कि कैसे कार्य करता है, किस पर, तो किस सिद्धांत पर, सवाल बन सकता है आपका कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला सवाल हो गया आपका। इसकी कार्यविधि क्या है, तो हमने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंजी क्या है, बंद है, ठीक है, तो विद्युत धारा बहने लगती है और इसी धारा को विद्युत धारा कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। इसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। मुझे समझ में आया, इसको करिए। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का एक डायग्राम बनाता हूँ और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसको बताता हूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। फट से पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना के बारे में देखेंगे, कार्यविधि के बारे में देखेंगे, ठीक है। संरचना और कार्यविधि के बारे में एक ही डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जितनी बात मैं बताऊंगा अगर उतनी बात रख देते हैं तो आप रख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो संरचना में क्या होता है, सबसे पहले होता है क्षेत्र चुंबक, ठीक है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, ये
कुंडली को क्या करता है, घेरे रहता है, ठीक है, कुंडली को घेरे रहता है। और जो ये चुंबक होता है, ठीक है, ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो ध्रुवों को मध्य में रखता है। ध्रुवों को क्या करता है, ध्रुवों के मध्य में कुंडली को बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ पे ना तो ये इधर जाएगा ना तो ये इधर जाएगा, ठीक है। और आर्मेचर क्या है, तो आर्मेचर एक नर्म लोहे, ठीक है, पर लिपटे हुए विद्युत रोधी तारों, ठीक है, या पृथकित तारों की कई क्या होती हैं, कई परतें होती हैं, ठीक है। और जो सर्पी विलय होता है, वो सर्पी विलय क्या होता है, बोलिए। सर्पी विलय जो होता है वो कुंडली के सिरों पर दो अलग अलग धातु के बने होते हैं, जो क्या करते हैं, कुंडली के साथ क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। और इतनी बात मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना। और जो क्या होता है, B1 व B2 ब्रश होते हैं, वे कार्बन या किसी धातु के बने होते हैं, जो C1 व C2 सर्पी विलय से जुड़े होते हैं। और ये घूमते नहीं है कुंडली के साथ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, तो संरचना में क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, संरचना में ये होता है कि जैसे ही कुंडली को कहाँ पर, कुंडली को किस दिशा में, कुंडली को दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाया जाता है, तुरंत ही क्या होता है, जो कुंडली में दक्षिणावर्त जैसे ही घुमाया जाता है, तो दाएं हाथ के नियम या दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के क्या होता है, जो इस कुंडली में धारा ABCD दिशा में प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, ABCD दिशा में क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। कुंडली का आधा चक्कर पूरा होने पर क्या होता है, यहाँ से जो आधा चक्कर जैसे ही पूरा हुआ तो क्या होता है, ये जो C1 का भाई B1 का संपर्क C1 से बना रहेगा, और जो B2 का संपर्क है वो C2 से बना रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, संपर्क बना रहता है, ठीक है। और आधा चक्र जैसे ही पूरा होता है, दोनों भुजाओं में गति की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, ठीक है। दोनों भुजाओं में क्या होती है, गति की दिशा विपरीत हो जाती है। बाहरी परिपथ में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जो बाहरी परिपथ है उसमें क्या होती है, धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। और यही जो धारा परिवर्तित होती है, ठीक है, यही बाह्य परिपथ में प्राप्त धारा होती है। जैसे ही परिपथ में क्या हुआ, धारा परिवर्तित हुई, यही धारा क्या है, हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। समझ गए आप। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को दोबारा से क्या करिए, वापस से देखिए, जहाँ से मैंने ये टॉपिक शुरू किया है। आप 3-4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कीजिए। हाँ, आपको अगर पेपर में आ गया तो आपको देखो, डायग्राम बनाते हैं आप ना, डायग्राम बनाकर अगर जो आप थोड़ा बहुत ही लिखते हैं ना, तो आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा देता है, यानी जानता है कि इनको नॉलेज है, इन्होंने डायग्राम बना लिया है और इनको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी है, तभी ये डायग्राम में सभी को प्रेजेंट कर पाए हैं, ठीक है। यदि आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, आप ढेर सारे लिखते हैं, तब भी नंबर कटने के चांस रहते हैं। इसलिए आप डायग्राम बनाएं, चाहे आपको आता हो उसके बारे में कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आया बार बार देखने से, तो मैं आपके चैनल पर ही, इसी चैनल पर PDF फॉर्मेट में डाल दूंगा, या वैसे ही फ़ोटो लेकर मैं डाल दूंगा, और आप आसानी से देख लेना, ठीक है। देख लेना, फिर उसके बाद इसको पढ़ लेना सही से, सलीके से। फिर क्या करना, आप जो मैंने पढ़ाया उस लेक्चर को देखना, आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, दिष्ट धारा जनित्र। हमने पढ़ा क्या, पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कि दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह भी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। पहला नंबर उसी की भांति। और दूसरा नंबर क्या है कि यह भी, इसमें क्या होता है कि जो सर्पी विलय के स्थान पर क्या होता है, कि स्थान पर इसमें होता है जो
विभक्त वलय, क्या होता है, विभक्त वलय पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस क्या है कि सर्पी विलयों के स्थान पर यहाँ पे दो सर्पी विलय होते हैं ना, इसमें क्या होता है, विभक्त विलय पाया जाता है, ना कि सर्पी विलय। ठीक है, समझ में आ रहा, इसमें विभक्त विलय मिलता है, सर्पी विलय नहीं मिलता है। ठीक, और इसमें एक और चीज होती है, क्या चीज, कि इसमें भी उसी के भांति क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर मैं इसकी संरचना के बारे में बताता हूँ, इसमें क्या चीजें होती हैं, जैसे पिछले बताया है वैसे फिर बताता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से इसको लिखिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दिष्ट धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पढ़ लिया है। अब दिष्ट धारा जनित्र को पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, इसकी संरचना और कार्यविधि को हम एक साथ समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर बोर्ड में। यहाँ पे जो आर्मेचर है वो क्या है, आर्मेचर जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में था वैसे दिष्ट धारा जनित्र में भी होगा। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, एक नर्म लोहे का जो होगी, लोहे पर क्या होगा, बोलिए, तांबे के तार प्रकथित तांबे के तारों को क्या करेगा, लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है, और चुंबक, ये क्या है, तो चुंबक है, आप जानते हैं चुंबक बहुत ये शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है, जो क्या करता है, कुंडली को क्या करता है, कुंडली को घुमाने में मदद करता है। ठीक है, और विभक्त वलय क्या होता है, तो विभक्त वलय क्या होते हैं, ये पीतल के, ठीक है, किससे होते हैं ये विभक्त वलय जो हमारे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पीतल के या किसी अन्य धातु के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये बराबर भागों में कटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर भागों में कटे होते हैं, जिनसे क्या होता है, ब्रश हमारा जुड़ा रहता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रश हमारा जुड़ा होता है। ठीक, और अब ब्रश तो जानते हैं कि कार्बन के बने होते हैं, तो बस ये क्या करते हैं, ये गलत नहीं करते हैं, ये सब पहले था वैसा अब भी है। जैसे उसमें था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, वैसे दिष्ट धारा जनित्र में भी होगा सेम, बार बार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और संरचना क्या होता है, कि संरचना के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे ही क्या होता है, जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्रों, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, जब आर्मेचर जो होता है चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या करता है, घूर्णन करता है। क्या करता है, दक्षिणावर्त में क्या करता है, घूर्णन करता है। तब आर्मेचर से गुजरने वाले फ्लक्स में, आर्मेचर से जो आर्मेचर है यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रत्यावर्ती या प्रेरित धारा, हम क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और जैसे ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो ये आधे चक्र में होगा। ठीक है, और जैसे ही आधा चक्र पूरा होगा कि तुरंत ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो वलय बदल जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, फिर से आधा चक्र पूरा होगा और फिर से प्रत्यावर्ती धारा बनेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है वो एक ही दिशा में क्या रहती है, चलती रहती है, एक ही दिशा में क्या रहती है, चलती रहती है। ठीक है, आप इसको फटाफट से डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती धारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिष्ट धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, क्या होती है, समय के साथ क्या होता है, समय के साथ परिमाण व दिशा बदलता है। ठीक है, यानी बदलता रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, परिमाण जो होता है, ठीक है, और दिशा क्या होता है, बोलिए, परिमाण और दिशा जो होता है वो नियत रहता है, कहते हैं कांस्टेंट रहता है या नियत रहता है। ठीक है, बदलता नहीं है। ठीक है, और जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का, यहाँ पे आई और टी में हम संबंध देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ कैसे होगा बताइए, ऐसे चलेगा, कुछ दूरी पर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी t/2 समय है। ठीक है, यानी ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल
हाफ साइकिल ऊपर, हाफ साइकिल नीचे, हाफ साइकिल ऊपर, हाफ साइकिल नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी हाफ साइकिल है, ठीक है, ये हमारी हाफ साइकिल है, और यहाँ फिर हमारी ये हाफ साइकिल है, ठीक है। तो क्या होता है, ये लगातार दिशा बदलती है। देखिए यहाँ पे दिशा बदल रही है, देखिए यहाँ पे दिशा इधर है और यहाँ पे दिशा इधर है, ठीक है। दिशा बदल रही है और साथ में परिमाण भी बदल रहा है। देखिए परिमाण बढ़ रहा है, ठीक है, परिमाण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परिमाण दिशा के साथ परिमाण बदलता रहता है, इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इसमें हमारा जो होगा वो आई और टी के बीच जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हमारा सरल रेखा में प्राप्त होगा, ऐसे चली जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिमाण भी सेम है, देखिए, और क्या है, दिशा भी नियत है, ठीक। इसका दिशा एक ही ऊपर भी है, ऊपर ही है, एक ही साइड में जा रही है, और जो ये हमारा क्या परिमाण वो भी नियत है, ठीक है, एक समान है। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जनित्र, ठीक है, विद्युत जनित्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टार्च के बल्ब, ठीक है, क्या आ जाएंगे, टार्च के बल्ब। बल्ब में क्या होता है, धारा बहती है, कौन सी, दिष्ट धारा, ठीक, दिष्ट धारा बहती है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी मतलब होता है। हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ एवं हानि। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ व हानि, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा इसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ व हानि के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं, पहले नंबर तो हम जानते हैं लाभ क्या है। लाभ यह है कि यह सस्ता होता है, ठीक है, ये क्या हो, यह सस्ता होता है, ठीक है, और स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या है, आसान है, यानी सुलभ है, ठीक है। और दूसरा क्या है जो, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं, कौन, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ये क्या होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्थानांतरण करना इनका आसान होता है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है, ठीक है। और जो ये सस्ते होते हैं, ये कि इनका निर्माण बहुत सस्ता होता है, किसकी, दिष्ट धारा की तुलना में। अब इसे बोलते हैं हानियाँ क्या है, हमारी जो हानि है ये क्या होते हैं, ये अधिक खतरनाक होते हैं, ठीक है, खतरनाक होते हैं, ठीक, ये अधिक खतरनाक होते हैं, ठीक है, यानी जानलेवा भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये दूसरे नंबर पे ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में काम नहीं आ सकते हैं, काम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम नहीं आ सकते हैं, और ये अधिक खतरनाक होते हैं, ठीक है, टीसी यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा की तुलना में, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में, ठीक है। क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में, ठीक।
पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में, क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में क्या होता है, हमारी जो जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, सप्लाई जो तार से होती है। ठीक है, दो मोटे तारों से होती है। ठीक है, दो मोटे तार होते हैं, क्या होते हैं, दो मोटे तार होते हैं। ठीक है, इन्हीं से सप्लाई होती है, क्या होती है, इन्हीं से सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी को। और इनको क्या कहते हैं हम, बोलिए, और इनको हम क्या कहते हैं, सर्विस लाइन। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, ये सर्विस लाइन कहते हैं इनको। ठीक है, और इसमें दो तार होते हैं। एक तार क्या होता है, जो तार है, एक तार क्या होता है, गर्म तार कहते हैं इसको, एक गर्म तार, यानी कि क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, फेज वायर। आपने सुना होगा ना, फेज और न्यूट्रल, फेज वायर। ठीक है, इनका जो इनमें जो वोल्टेज होता है, वो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, 220 वोल्ट होता है। और जो दूसरा होता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, ठंडा या हम कहेंगे इसको उदासीन तार। इसमें जो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे क्या है, ठीक है, न्यूट्रल वायर हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं, इनमें जो वोल्टेज होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा 0 होता है। ठीक है, और तारों को वाट घंटा मीटर के दो टर्मिनल, और इन दोनों तारों को क्या करते हैं, वाट घंटा मिनटों, ठीक है, कहते हैं वाट घंटा या मीटर, यहाँ पे मैं क्या होगा, सॉरी मिनटों नहीं मीटर, यहाँ पे होगा वाट घंटा मीटर के दो टर्मिनलों क्या करते हैं, टर्मिनलों जिन पर क्या लिखा होता है, OUT क्या लिखा होता है, आउट लिखा होता है, घर के मेन स्विच से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, मेन स्विच से जोड़ते हैं। ठीक है, कहाँ के, घर के। ठीक है, मेन स्विच से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर हम इनसे जो तार निकलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, इनसे जो तार निकलते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कहाँ पर, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस एक घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में, इस प्रकार से हम इसकी क्या करते हैं, क्या कैसे होता है, कैसे क्या, कौन से तार होते हैं, कौन से तार में कितने वोल्टेज होती है, इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, कौन से तार को क्या कहते हैं, और साथ ही किसको जोड़ते हैं, और फिर आउटपुट, लास्ट में आउटपुट हम कैसा लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में था कुछ जानकारी। उसके बाद हमें देखेंगे क्या चीज़, कि इसमें कुछ जो क्या होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, उससे हम कहते हैं, इससे फ्यूज क्या होता है, एक प्रकार से फ्यूज होता है। फ्यूज हमारा वो है जो क्या करता है, यदि क्या होती है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी अधिक हो जाती है, या किसी कारण से झटके से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ये क्या होता है, हमारे जो घरों में कंपोनेंट लगे होते हैं उन्हें खराब होने से बचाता है। ये फ्यूज क्या होता है, तुरंत ही इसमें फ्यूज में क्या होते हैं, तार, बहुत रेसे जैसे तार लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, तुरंत ही जल जाते हैं, उनका कनेक्शन हट जाता है, जिससे क्या होते हैं, हमारे उपकरण तुरंत ही बंद हो जाते हैं, और हमारे जो उपकरण है वो सेफ रह जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और इसमें और एक चीज़ होता है, क्या होता है, जैसे भू संपर्कण क्या होता है, भू संपर्कण अर्थिंग होता है। अर्थात हम क्या करते हैं, एक तार, किसी भी तार को हम क्या करते हैं, जैसे तार होता है हमारा, ठीक है, जब हमारा चढ़ा होता है, जब एक विद्युत रोधी पदार्थ का जो क्या होता है, आवरण होता है, वो खराब हो जाता है, तो वहां से हम क्या करते हैं, एक, ठीक है, तो भीतर की वायरिंग कभी कभी आवरण के संपर्क में आ जाती है, जिससे बिजली का झटका लग सकता है। इस दोष के निवारण हेतु क्या करते हैं हम, आजकल विद्युत उपकरणों को भूसंपर्कण या भूसंपर्कण करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको ना, भाई झटका ना लगे, जो तार ऊपर के खराब हो जाते हैं, ठीक है, विद्युत रोधी तार के जो ऊपर के आवरण होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और खराब होने से क्या हमें झटका लग सकता है अगर हम, तो उसको हम क्या करते हैं, वहाँ से हम उसको हम भूसंपर्कण कर देते हैं, जिससे क्या होती है, वहाँ से जितनी भी करंट आती है वो सीधा जमीन से क्या हो जाती है, जमीन के विभव के कारण जो क्या होती है, या जमीन के आवेश के कारण क्या होती है, वो
शून्य हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप ना? क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे आवेश और वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से, तो यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, विद्युत से खतरे क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या होते हैं जो विद्युत से जो खतरे हैं, विद्युत खतरे क्या होते हैं, ठीक है। विद्युत खतरे हमें ये होते हैं कि विद्युत से हमें क्या लग सकता है, अधिक तेजी से शॉक यानी करंट लग सकता है, ठीक है। क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। और जो उसमें जुड़े उपकरण होते हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से कभी कभी आग लग सकती है, तारों में भी आग लग सकती है। तो ऐसा सावधान रखें, कभी भी शॉर्ट सर्किट होने ना दें, ठीक है। अगर कहीं पे होने वाला है तो आप तुरंत ही अपने वहाँ के लाइनमैन को फोन करके बुला लीजिए, अपना खुद मत करिए, क्योंकि आप क्या है, देश के भविष्य हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा चैप्टर क्या होता है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। यदि कुछ बचा हुआ हो, मैंने तो एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी है शायद से। यदि आपके समझ से कुछ लग रहा हो कि नहीं कुछ ये नहीं पढ़ाया गया है तो आप बताना। बाकी तो हाँ, लेकिन एक चीज़ और करना, आप एनसीईआरटी में देख लेना कि वो चीज़ है कि नहीं तो बाद में फालतू में मत बताना कि नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये कौन सा चैप्टर है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, याद भी है आपको, इतनी देर में हम पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें कुछ जानकारी मिली हो आपको इससे, तो वीडियो को लाइक कर देना एवं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी भविष्य बन सके। क्योंकि देखिए, आप जो भी जितने भी आपके सच्चे मित्र होंगे वो आगे आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आप आज उनकी मदद करिए, आगे चल के वे आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो आती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने वन शॉट लिया, अभी मेरा तीसरा चैप्टर का वन शॉट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं बोर्ड पेपर को तब तक छोड़ेंगे नहीं, या हम कहेंगे जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।